साथ बदलते भारत की शान। कृषि अब पूरी तरह से आधुनिक हो चुकी है। खेतों में हल की जगह अब ट्रैक्टर दिखाई देते हैं। पावर टिलर, थ्रेशिंग मशीन, साथ ही एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, इस टेक्निक का इस्तेमाल भी कृषि जगत में पूरी तरह से अब किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में ऐसे किसानों की तादाद भी कम नहीं है जो इन मशीनों को खरीद पाने में असमर्थ है। इसलिए सरकार ने उनके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनवाए हुए हैं। साथ ही कुछ युवा कस्टम हायरिंग को स्टार्टअप के रूप में भी चुन रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आप पहुंचे हैं यूपी के जिला अमरोहा में। अमरोहा भले ही आम के लिए जाना जाता हो, लेकिन हम यहां आपके लिए लेकर आए हैं एक खास स्टार्टअप जर्नी जो जुड़ी है कस्टम हायरिंग से। तो इसे जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ अमरोहा के गाँव धवारसी में, और जहाँ हम आपकी मुलाकात कराएंगे दुष्यंत कुमार त्यागी से। तो चलिए फिर। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आइए मैम, बैठिए। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है दुष्यंत कुमार त्यागी जी। और त्यागी जी, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। मैं दुष्यंत कुमार त्यागी, मेरी एजुकेशन एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग्स में है, और मैं इस समय कस्टम हायरिंग चलाता हूँ। तो आप कस्टम हायरिंग का काम करते हैं, तो कस्टम हायरिंग का काम आप कब से कर रहे हैं और क्यों मन में आया कि ये काम करना चाहिए? मैम, कस्टम हायरिंग का काम मैं 2016 से कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग में ये सुझाव इसलिए आया क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं फादर के साथ खेतीबाड़ी में भी मदद करता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि हमारी गवर्नमेंट भी किसानों के लिए काफ़ी स्कीम लेके आती है, और किसानों की बुआई के लिए अच्छे से बीज भी उपलब्ध कराती है, और साथ में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराती है। पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मैंने एसी एंड एवीसी से 2013 में एक ट्रेनिंग ली थी, तो उसमें मुझे जानकारी मिली थी कि हम एक कृषि से संबंधित कुछ ही बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक अपना ही बिजनेस स्टार्ट किया जाए और किसानों को हेल्प पहुँचाया जाए। तो मैंने काफ़ी अध्ययन किया, तो सोचा कि सभी का ध्यान किसानों की फसल बुआई पे और उसको रख रखाव पे है। काफ़ी बीमारी आ जाती है, उसके उपचार भी हमारे साइंटिस्ट कृषि वैज्ञानिक निकाल लेते हैं, पर किसी का भी ध्यान फसल कटाई के ऊपर नहीं था। तो मैंने इस तरफ फोकस करते हुए फसल कटाई के लिए अपने सेंटर की स्थापना की, जिसमें मैं किसानों को फसल कटाई संबंधित मशीनें उपलब्ध कराता हूँ। तो अगर मैं बात करूं मशीनों की, तो क्या कुछ मशीनें हैं आपके पास? मेरे पास इस समय ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, और कंप्यूटर मांझा, और सबसे बड़ी मशीनरी मेरे पास कंबाइन हार्वेस्टर है। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों को इन मशीनों का यूसेज भी बताएं कि कौन सी मशीन कहाँ किस तरह से काम आती है। ये ट्रैक्टर तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि भूमि जुताई के लिए और अपना यील्ड के एक स्थान दूसरे स्थान तक मार्केट तक ले जाने के लिए इस्तेमाल आती है। और रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम भूमि की निराई गुड़ाई और उसी जुताई भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले अपना हैरो से जोतते थे, फिर कल्टीवेटर जोतते हैं, वो दोनों ही काम एक ही बारी में कर देता है रोटावेटर। और लेजर लेवल कंप्यूटर मांझा बोलते हैं जिसको, वो भूमि को एकसार करने के काम आता है, लेवलिंग करने के काम आता है। और अपना जो सबसे बड़ी मशीनरी अपनी मेन मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर, वो फसल कटाई के लिए काम में आती है। तो अगर हम बात करें इन मशीनों पर सब्सिडी की, या बात करूं मैं गवर्नमेंट ने आपको क्या कुछ सहायता दी, तो क्या आपने कोई लाभ लिया है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से? जी मैम, एग्री बिजनेस सेंटर की स्कीम के तहत मैंने उसमें स्कीम में क्या 5 लाख से 20 लाख तक हम लोन ले सकते हैं एग्रीप्रेन्योर।
तो मैंने गवर्नमेंट से 13 लाख का लोन लिया, 5 लाख रुपए मेरे पास लगाए, 18 लाख का प्रोजेक्ट तैयार करके तो ये मशीनरी निकाली थी और उसमें गवर्नमेंट ने हमें 36% सब्सिडी भी दी। कुल मिला के वो सब्सिडी मुझे 18 लाख के प्रोजेक्ट पे 6,48,000 पे सब्सिडी प्राप्त हुई थी मेरे को। तो अगर मैं बात करूं कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया इन मशीनों में, तो क्या आप वो पैसे को अब तक निकाल पाए हैं या अभी भी, मतलब सीधे शब्दों में पूछूं तो मुनाफे का सौदा है कस्टम हायरिंग, या आपको लगता है कि अभी वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो अभी नहीं निकल पाया है? 3 साल के अंदर निकल गया था और मैंने सब कुछ अपनी मशीन 3 साल में फ्री कर ली थी बिल्कुल, और ये मुनाफे का सौदा है बिल्कुल। क्या कुछ चैलेंजेस थे उन 3 सालों में? मेरे को 3 साल के अंदर काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जैसे कि सबसे पहले किसानों को जागरूक करना कि ये मशीनरी क्या होती है और इनका क्या क्या उपयोग है, और किसानों को इनका ट्रायल के रूप में मुझे निःशुल्क उनके सहायता देना, जिसमें कि मुझे कोई वापसी में कोई अमाउंट नहीं मिलता था, और इसके प्रचार के लिए मुझे काफ़ी व्यय करना पड़ा। और उसके साथ साथ में कुछ किसानों को समझ में आया कि ये मशीनरी उपयोगी है, कुछ नहीं है, तो काफ़ी किसानों ने कहा कि ये सब बेकार है, ये बेकार का सौदा है, ये कोई नहीं, हमारे चारा रो में जो अपनी पुराल होती है सब बेकार जा रही है। उसको मैं धीरे धीरे इग्नोर करते हुए किसानों को समझाया है कि आप मशीनरी उपयोग करोगे तो आपको इससे भूसा ही प्राप्त होगा, सब चीज़ होगा, घर बैठे सब प्राप्त हो जाएगा। तो वो सब धीरे धीरे देखते हुए किसानों को समझ में आया। और फिर सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था मार्केटिंग का। फिर ये इसको मैं धीरे धीरे अपना प्रचार किया, किसानों को धीरे धीरे फील्ड में जाके बताया और उनको सहायता देनी चालू करी फील्ड में, तब उनको समझ में आया। तो जब किसान कहते थे कि नहीं नहीं बेकार की चीज़ है, तो वो जो 3 साल थे, कभी मन में ऐसा आया कि गिव अप कर दूं यार, छोड़ो? नहीं, इस तरह का मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ये मैंने एक गवर्नमेंट की स्कीम के तहत लिया, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतना कुछ कर रही है, मैंने ट्रेनिंग ली थी ACABC की, उसमें 70 से 80 हज़ार रुपये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट खर्चा आया। तो जब गवर्नमेंट एक बच्चे को भी इतना खर्च कर सकती है, तो क्यों नहीं स्ट्रगल कर सकता लाइफ में? तो मैं डटा रहा और चलता रहा आगे, तो आखिरकार मुझे फिर कामयाबी हासिल हो गई। बिल्कुल, कहा भी यही जाता है कि जो मुश्किलातों का सामना करके डटे रहते हैं और डरते नहीं है, घबराते नहीं है, और फिर से गिरना तो स्वाभाविक है, हर कोई जब दौड़ेंगे तो गिरना स्वाभाविक है, लेकिन जब उस गिरने के बाद आप उठते हैं ना, तो वो जो भगवान कहते हैं ना कि करने वाले का साथ ईश्वर भी देता है, तो शायद वही आपके साथ भी हुआ। भले चैलेंजेस थे, लेकिन आप उनसे घबराए नहीं, और आज आप खुद ही व्यस्त सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं मुनाफे का सौदा है और काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस आज चल रहा है। आपको भी दिखाएंगे कैसी मशीनें हैं इनके पास, लेकिन उससे पहले आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मैंने दुष्यंत जी की जो मशीन थी ये कंबाइंड, इससे धान कटवाया और उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो उसका जो मलबा है ना, जो उसके पराल होती है, वो बहुत खाद लगा उसका, और जो हमारे समय की बचत हुई। मशीनों से लाभ भी मिलता है हमें, और बहुत जल्दी हमारी फसल भी उठती है, जल्दी 3 फसल ले लेते हैं हम। मशीनों से हमारा लेबर भी बच जाती है। फायदा बहुत है, समय बचता है और जल्दी काम हो जाता है। लेबर से तो 15 दिन लग जाते हैं कटवाने में फसल। मैंने दुष्यंत त्यागी से जब से धान काटने की मशीन यूज़ की है, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। मेरे खेत में टाइम कम लगता है, 1 एकड़ में पहले बहुत लेबर लगती थी, अब बहुत कम समय में मेरा काम हो जाता है। अच्छी धान की अच्छी वैरायटीज निकल के सामने आती है और अच्छे रेटों में वो बिकती है। और जहाँ पहले हम 2 फसलें लिया करते थे, अब 3 फसलें ले लेते हैं, उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। और बहुत अच्छा इसका जो नीचे जो खाद बनता है, उससे बड़ी अच्छी हमारी ऊर्जा होती है, और बड़े अच्छे उससे हमारे जो बड़े फ़ायदे हुए हैं। बड़ी खाद की बड़ी अच्छी हमें पैदावार में इजाफा हुआ है। मेरा बेटा जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा हैगा, और किसानों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। मुझे इस बात से बहुत खुशी है अपने बेटे की तरफ से। मेरे बेटे दुष्यंत ने पढ़ लिख करके ट्रेनिंग करके एक कंबाइन लिया, हेडवेस्टर लिया है, और हमें इससे बेहद खुशी है। और हमें इतना ज़्यादा वो हमारे किसानों को फायदा हुआ है।
सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो मशीन्स हैं, लोगों को कैसे मतलब पता चलता है कि आपके पास ये मशीन्स हैं, यानी कि सिंपल शब्दों में पूछूं तो किस तरह से प्रमोशन करते हैं आप इन मशीनों का? इसके लिए मुझे जिस गांव में किसानों को जानकारी नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ सीज़न से पहले प्रचार करना पड़ता है एक अनाउंसमेंट के माध्यम से, और जिसके फार्मर को पता, जिस गांव में पता है कि मशीनरी है, तो वहाँ ऑटोमेटिक हमारी मार्केट बनी हुई है और हम अपने विजिटिंग कार्ड के लिए भी मार्केटिंग करते हैं, किसानों को पता चलता है। तो अभी फ़िलहाल कितने ज़िलों में आपकी जो मशीनें हैं हायर करते हैं किसान? यूपी के अंदर हमारी 3 जिलों में हायर कराते हैं हम, उसमें बदायूं है, रामपुर है और दिल्ली एनसीआर का हापुड़ गाजियाबाद का एरिया है। तो काफ़ी सारे ज़िले आपने हाँ, कवर किए और अमरोहा तो है ही हमारा। अमरोहा तो है ही है। दुष्यंत जी, अगर मैं बात करूं इन मशीनों की मेंटेनेंस की, तो इनका रखरखाव कितना मुश्किल है और किस तरह से कितना खर्च आता है? मैम, जैसे कि हम रखरखाव की बात करें तो रखरखाव भी एक क्वेश्चन है, इसका काफ़ी चैलेंजेस क्वेश्चन है। इसके रखरखाव और मेंटेनेंस में काफ़ी खर्च आता है। इनके लिए हमें 3 सेट की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब जैसे कि अब सीजन चल रहा है तो इसलिए ओपन इन्वायरमेंट में है, नहीं तो हम इसको तिरपाल वगैरह से बिल्कुल सील कर देते हैं। और रही मेंटेनेंस की बात, मेंटेनेंस में हम इसको क्या नाम है, सर्विस के लिए पहले कंपनी वाले बुलाते थे, कंपनी के सर्विस प्रोवाइड कराते थे। उसके बाद में हम खुद ही करते हैं और हमारा फोरमैन आता है, वो इसकी सर्विस करता है। तो खुद ही आप इसकी वो भी करते हैं, सर्विस की ज़रूरत होती होगी, साल भर में होती है, 6 महीने में होती है, किस तरह से होती है? इसकी सर्विस की तो इंजन की सर्विस साल भर में करते हैं, और वैसा जो मेंटेनेंस होता है हर सीजन पे होता है, 6 महीने में होता है। जैसे ही हम धान काटेंगे तो धान के बाद गेहूँ काटेंगे तो उसकी पूरी मेंटेनेंस, पूरी मशीन खुलेगी, तो मेंटेनेंस हर 6 महीने करनी पड़ती है। और इंजन सर्विस हमें हर पर ईयर करनी पड़ती है। वो कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी पॉइंट्स हैं कि जब आप ये मशीनें जो जिनके पास हैं उनका खास तौर से ख्याल रखना है इन मशीनों के साथ? चलते सीजन में देखें तो इसके इंजन की तरफ ध्यान रखना पड़ता है कि इंजन में कोई फॉल्ट तो ना आ जाए, या कोई हमारी बेल्टें कोई गर्म तो नहीं हो रही है। अगर बेल्टें हमारी गर्म हो जाएगी तो आग लगने का खतरा भी रहता है। पहले से व्यवस्था करके चलना पड़ता है पानी की और टायर वगैरह की, एयर वगैरह की हमें। तो वो साथ रखना पड़ता है सारा सामान मशीन के अंदर? जी हाँ, साथ रखना पड़ता है। करीबन 50 से 60 जगह इसमें टूल रखना पड़ता है साथ में। तो कभी ऐसी सिचुएशन आई है कहीं पे जहां आपको वाकई लगा हो कि अब डेंजरस हो गई है सिचुएशन और वो सारे टूल्स आपके काम आए हों? हाँ बिल्कुल आती है, फील्ड में आती है, हर सीजन में आती है। तो मुझे लगता है कि शायद गर्मी में इस तरह की दिक्कतें मशीनों के साथ ज़्यादा आती होंगी, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी ऑलरेडी इतना ज़्यादा रहता है और ऊपर से फिर मशीनें गर्म हो जाती हैं। जी जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया हमसे। गर्मी में हमें ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि गर्म मौसम होता है गेहूँ का, उसमें रबड़ बूस वगैरह और बेल्टें ज़्यादा मशीनें खाती है और इंजन ज़्यादा हीट करता है, उसमें टेम्परेचर मशीन ज़्यादा पहुँच जाता है, उस समय हमें मशीन को ब्रेक डाउन लेना पड़ता है। तो अगर मैं ओवरऑल आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि आपने कहा कि जो इनका मेंटेनेंस है वो काफ़ी हैवी है और काफ़ी हेक्टिक है, तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो साल का कितना टर्नओवर आपका रहता है? साल का नेट प्रॉफिट की बात की जाए, टर्नओवर की, हमारा मेन उद्देश्य अपनी कमाई से नहीं है, फार्मर हेल्प से है। हम लोकल में सर्विस देते हैं तो करीबन हमारा 8 लाख तक टर्नओवर साल का पहुँच जाता है। आपने अपने इस स्टार्टअप से कितने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है? 4 लोग देते हैं जी, तो आपने 4 लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि अगर ये दुष्यंत जी इस वक्त जॉब कर रहे होते तो सिर्फ अपने लिए जी रहे होते। आज ये बहुत सारे किसानों के लिए जी रहे हैं, साथ ही 4 लोगों को इन्होंने रोज़गार भी दिया हुआ है। और अगर आपसे बात करें हम आपकी फ्यूचर विजन की, तो वो क्या कुछ है? फ्यूचर विजन में तो मेरा यही है कि मशीनरी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए और किसान को आधुनिक खेती पर लिया जाए, मशीनरी के टेक्निकल फार्मिंग की तरफ ध्यान दिया जाए, उस पर भी मेरा एक रुझान है किसानों के लिए। तो उसके लिए आपकी क्या कुछ तैयारी है? उसके लिए मैं तैयारी है, अभी मैं उसमें मेडिसिनल फार्मिंग की तरफ भी रुझान है मेरा, और किसानों को पहले तो आकर्षित करना कि उनको एक एफपीओ के माध्यम से जोड़ना चाहता हूँ। कुछ मेरे मित्र एफपीओ चला रहे हैं, उनसे मैं किसानों को जोड़ के उनकी जानकारी देता हूँ, जानकारी दिलाता हूँ, तो उसी के जरिए मैं किसानों को इस तरफ रुझान देना चाहता हूँ कि जिससे किसान की आय में वृद्धि हो। किसानों को किस तरह से इकट्ठा करते हैं, किस तरह से समझाते हैं उन्हें? हम किसानों को एक तो किसान गोष्ठी के माध्यम से भी समझाते हैं, और उसमें क्या नाम है, समय समय पे हमें किसान प्रदर्शनी करते हैं, और जैसे कि हमारे क्षेत्र में एफपीओ चल रही है, एफपीओ के माध्यम से भी हम किसानों को उनके कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देते हैं, और साथ में फसलों में लगने वाली बीमारियां या उनके रखरखाव के बारे में जानकारी देकर भी उसमें गोष्ठी करते हैं समय समय पर आवश्यकता के अनुसार। जी, तो क्योंकि आप एक यूथ हैं, एक युवा हैं और कस्टम हायरिंग जैसा काम कर रहे हैं, आपकी मशीनें इधर उधर जाती हैं, आप मतलब इधर उधर घूमते हैं फील्ड में, जैसा आप बता रहे हैं कि गोष्ठियां आप करते हैं फार्मर्स के साथ, तो क्या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
को भी इस्तेमाल करते हैं आप अपने, चाहे भले वो मार्केटिंग में हो, चाहे किसानों को समझाने को लेकर हो? नहीं, अभी तक मैंने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा क्यों? ऐसा बस अभी तक इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये मेरा कस्टमरिंग का काम ही ऐसा है कि इसमें ऑनलाइन की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन ये डिजिटल एरा है और जब तक मतलब मुझे लगता है कि किसानों को हमें कहीं ना कहीं डिजिटली साउंड भी करना होगा और हमें उन्हें बताना होगा कि जब तक आप इंटरनेट की दुनिया में नहीं कदम रखेंगे, बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, वो उनसे कहीं ना कहीं अछूते रह जाएंगे। जी जी बिल्कुल। जी। ये एक तो मेन उद्देश्य ये भी है, आजकल के जो फार्मर है एक तो कम पढ़े लिखे हैं और जो नए यूथ आ रहे हैं वो एजुकेटेड आ रहे हैं, वो इस बात को समझते भी है और नई नई टेक्निक का सोशल मीडिया के जरिए भी जानकारी लेते हैं। बिल्कुल, सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि आप भी एक एजुकेटेड। तो इस तरफ भी मेरा एक रुझान है कि आने वाले समय में अपना एक प्लेटफॉर्म बनाऊं और जिससे मैं ऑनलाइन भी किसानों को जानकारी देता रहूं। चलिए, तो बहुत अच्छी सी बात है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आएंगे और डिजिटली लोगों को साउंड भी करेंगे कि किस तरह से उनको डिजिटल पर आना है और किस तरह से जो डिजिटल वर्ल्ड है उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि सबसे पूछती हूँ ये सवाल, तो आपसे भी जानना चाहूँगी, आपका जो मैसेज है यूथ को, वो आज क्या होने वाला है? आज का मेरा मैसेज यही है यूथ के लिए कि अधिक से अधिक आधुनिक खेती का इस्तेमाल करें और मशीनरी का अपनी खेती में अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले किसान एक साल में 2 ही फसलें ले पाता था और आजकल मशीनों के माध्यम से एक साल में 3 से 4 फसलें लेने लगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। और फसलों में क्या नाम है, ज़्यादा बीमारी लगती थी, आजकल क्या नाम है स्प्रे मशीन, मतलब काफ़ी मशीनरी के माध्यम से फसलों में भी काफ़ी सुरक्षा की जा रही है और हार्वेस्टिंग से और जुताई बुड़ाई आदि निराई गुड़ाई आदि क्रिया में काफ़ी मशीनरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा यही किसानों को संदेश है, अपने यूथ पीढ़ी को यही संदेश है कि आने वाले समय में या अभी से ही कि अधिक से अधिक मशीनरी का खेती में इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो अधिक से अधिक जो कृषि जगत है उसमें मशीनों का इस्तेमाल करना है। जो हमारे छोटे किसान भी हैं उनके लिए सुविधाएं हैं, CHC यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल कर अपना जो टाइम है उसको भी सेव कर सकते हैं, अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। तो दुष्यंत जी, आपकी पूरी जो स्टार्टअप जर्नी है वो काफ़ी अच्छी है, दिलचस्प है, हौसला है आपके अंदर। तो आपके इस हौसले को देखकर मुझे 2 लाइनें यहाँ पर याद आती हैं जो कि मैं अपने व्यूअर्स से भी साझा करना चाहूँगी। लाइनें यूँ हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दुष्यंत जी, आप अपने हौसलों को इसी तरह बरकरार रखिए और अपने साथ साथ जो हमारा किसान वर्ग है उसको भी इसी तरह बढ़ाते रहिए। और वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम DD किसान चैनल एंड फ्रॉम आवर प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप। थैंक यू सो मच। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ अगर अब तक प्रोग्राम में दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप से आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या फिर उनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, जो फीडबैक आप हमें देते हैं और अपनी मेल्स के जरिए हमें बेहद खुशी होती है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये फीडबैक आप हमें इसी तरह देते रहेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगी आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।